हेलो फ्रेंड्स। एपिसोड आज बिल्कुल वहीं से स्टार्ट होता है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। अगर आपने पिछला एपिसोड ध्यान से देखा होगा तो आपको याद होगा कि कैसे एक डेंजरस ब्रिज टूट गया था और उसके बाद सब लोग अलग अलग जगह फंस गए थे। अब इस एपिसोड में सबसे पहले हम देखते हैं शुन को, जो हांसू से बात करने की कोशिश कर रहा होता है। शुन थोड़ा सीरियस टोन में हांसू से कहता है, सुन, एक बात बता, क्या तुम्हें पहले से पता था कि वो ब्रिज टूटने वाला है? क्योंकि तुम ही वो पहले इंसान थे जो बिना डरे ब्रिज क्रॉस करके यहाँ आ गए। शुन ये बात इसलिए पूछ रहा होता है क्योंकि उसे हांसू के बिहेवियर पर शक हो रहा होता है। लेकिन यहाँ सबसे अजीब चीज़ ये होती है कि हांसू उसकी बात का कोई जवाब ही नहीं देता। हांसू बस चुपचाप आगे देखता रहता है, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। ये देखकर हांशुल का पेशेंस बिल्कुल खत्म हो जाता है। वो अपने मन में सोचता है, ये बंदा खुद को समझता क्या है? जब भी मैं इससे बात करता हूँ ये हमेशा इग्नोर करता है। कितना एरोगेंट आदमी है। हांसू का काम बिहेवियर हांशुल को और ज्यादा इरिटेट कर देता है। तभी जिमी बीच में आकर सिचुएशन को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करता है। वो शुन से कहता है, मुझे लगता है हमें इस बंदे को फॉलो करना चाहिए। देखो, ये काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहा है और ऑनेस्टली जब से हम इसके साथ हैं तब से कुछ भी गलत नहीं हुआ। जिमी आगे बोलता है, हो सकता है ये जगह के बारे में इसे कुछ ज़्यादा ही पता हो। अगर हम इसके पीछे चलेंगे तो शायद हम सेफली अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। जिमी की बात सुन के बाकी लोग भी थोड़ा सोचने लगते हैं और आखिरकार सबका डिसीजन होता है कि हांसू को फॉलो किया जाए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सब लोग एक लाइन में हांसू के पीछे चल रहे होते हैं। टाइम धीरे धीरे बीत रहा होता है। कुछ घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। अब तक सब काफ़ी थक चुके होते हैं। तब नजल थोड़ी फ्रस्ट्रेशन के साथ बोलता है, हम इस बंदे को घंटों से फॉलो कर रहे हैं, पर ये कब रुकेगा और कितनी देर ऐसे ही चलना पड़ेगा? फिर नजल थोड़ा सोचकर कहता है, पर एक बात तो मानना पड़ेगी, जब से हम हांसू के पीछे चल रहे हैं तब से किसी भी मॉन्स्टर या क्रीचर ने हम पर अटैक नहीं किया। ये कोइंसिडेंस है या फिर इस बंदे को पहले से पता था कि कौन सा रूट सेफ है? नजल के सवाल का जवाब जिमिन देती है। वो बिल्कुल कैजुअली बोलती है, मुझे कैसे पता होगा? ज्यादा मत सोचो, बस चुपचाप चलते रहो। हांसू अभी भी बिना कुछ बोले सीधा आगे चलता रहता है। इस बीच हांशुल हांसू को ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा होता है। वो अपने मन में सोचता है, ये बंदा सच में अजीब है। इतनी डेंजरस जगह में होने के बावजूद इसका चेहरा बिल्कुल रिलैक्स्ड है, जैसे इसे बिल्कुल पता हो कि आगे क्या होने वाला है और कहाँ जाना है। तभी हांशुल नोटिस करता है कि हांसू कुछ खा रहा है। वो थोड़ा शॉक होकर पूछता है, हे, तुम क्या खा रहे हो? कैमरा जूम करता है और दिखाया जाता है कि हांसू असल में एक पेड़ की ऊपर वाली स्किन निकाल कर खा रहा होता है। हांसू शांत आवाज में कहता है, इस ट्री की ऊपर वाली स्किन अगर सही तरीके से निकाल कर खा ली जाए तो ये एक पावरफुल एंटीडोट का काम करती है। इसके बाद कोई भी पॉइजन तुम्हारे बॉडी पर असर नहीं करेगा। ये बात सुनते ही अंचल पूरी तरह से शॉक हो जाता है। वो तुरंत बोलता है, तुम्हें कैसे पता कि ये जहर के खिलाफ काम करेगा? हो सकता है जो तुम खा रहे हो उसमें ही पॉइजन हो। अंचल की बात खत्म भी नहीं होती कि अचानक हांसू एक एक्शन लेता है। हांसू एक सेकंड में हांचोल को उसके कॉलर से पकड़ता है और जोर से जमीन पर फेंक देता है। सब लोग एकदम से डर जाते हैं। नजल चिल्ला उठता है, ये क्या कर रहा है? लेकिन अगले ही पल सच सामने आ जाता है। कैमरा एंगल चेंज होता है और दिखाया जाता है कि एक बड़ा सा स्नेक हांचोल पर पीछे से अटैक करने वाला था। अगर हांसू टाइम पर एक्शन ना लेता तो हांचोल पक्का मर जाता। स्नेक जमीन पर गिर जाता है और सब लोग समझ जाते हैं कि हांसू ने हांचोल की जान बचाई है। हांचोल थोड़ा हिला हुआ सा हांसू से पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे ऊपर स्नेक अटैक करने वाला है? हांसू बिल्कुल नॉर्मल टोन में जवाब देता है, मेरी सुपर पावर ने मुझे पहले ही वार्न कर दिया था। ये सुन के नजल की आंखें पूरी तरह से खुल जाती हैं। वो शॉक में बोलता है, क्या सुपर पावर? इसके बाद हम देखते हैं कि सब लोग आगे बढ़ते रहते हैं और थोड़ी ही देर में स्नेक्स का अटैक शुरू हो जाता है। एक स्नेक सीधा नेचुरल पर अटैक करता है, लेकिन नेचुरल उस स्नेक को जोर से फेंक देता है और उसे मार देता है। पर तभी वो देखता है कि स्नेक ने उसके हाथ पर काट लिया है। नेचुरल सोचता है, मैंने भी वो ट्री की स्किन खा ली थी जो हंसू ने बताई थी, इसलिए स्नेक का पॉइजन अब मेरी बॉडी पर इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ब्लड काफ़ी ज़्यादा निकल रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये मेरे लिए डेंजरस हो सकता है। इसी बीच हंशुल गुस्से में लड़की के फादर पर चिल्लाता है, हे इडियट, तुम फाइट क्यों नहीं कर रहे? दिखाई नहीं देता यहाँ कितने सारे स्नेक्स हैं? वो आदमी जवाब देता है, सॉरी, मैं फाइट नहीं कर सकता। मुझे अपनी वाइफ और बेटी को प्रोटेक्ट करना है। अगर मैं उन्हें नहीं बचाऊंगा तो कौन बचाएगा? नेचुरल को गुस्सा तो आता है लेकिन वो कुछ नहीं बोलता।
तब हंशुल देखता है कि हीलर लड़का बिल्कुल आराम से खड़ा है। वो गुस्से में कहता है, हे स्टूपिड हीलर, तुम यहाँ इतना कंफर्टेबली क्यों खड़े हो? तुम्हें फाइट में हेल्प नहीं करनी चाहिए। हीलर हंसता है और बोलता है, शुल, अगर तुम फाइट करना चाहते हो तो तुम करो, मैं सिर्फ हीलर हूँ, मैं लड़ूंगा नहीं। तुम लोग फाइट करो और अगर इंजर्ड हो जाओ तो मैं तुम्हें हील कर दूंगा। हंशुल गुस्से में बोलता है, अच्छा तो आप पहले मुझे हील कर। हीलर कहता है, मैं हील कर दूंगा लेकिन तुम्हें फी देनी पड़ेगी। फी के बदले तुम्हें मुझे 3 मैजिक स्टोन्स देने होंगे। ये सुन के हंशुल गुस्से में बोलता है, क्या 3 मैजिक स्टोन्स? तब जिमी बोलता है, अगर हील चाहिए तो मैजिक स्टोन्स दे दो, यहाँ ज्यादा शोर मत मचाओ। ये सुन के हंशुल चुप हो जाता है। इसी बीच हम देखते हैं कि फैमिली के लोग हीलर से अपना इलाज करवा लेते हैं। थोड़ी देर बाद हीलर दोबारा हंशुल के पास आता है और कहता है, हंशुल, अगर तुम हील होना चाहते हो तो अपने मैजिक स्टोन्स दे सकते हो। हंशुल को गुस्सा आता है लेकिन मजबूरी में वो भी हील करवा लेता है। इसी वक्त हंशुल के पास एक कॉल आता है। ये कॉल उसके लीडर का होता है जो असल में एक मोनार्क होता है। लीडर पूछता है, हंशुल, तुम अभी कहाँ हो? वहाँ का सिचुएशन कैसा है? हंशुल कहता है, ये जगह कोई खास नहीं है, अभी हम जंगल के अंदर हैं और अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं। लीडर बोलता है, हम अभी सेंट्रल आइलैंड पहुंच चुके हैं, तुम्हें भी यहीं आना होगा। एक और बात, मुझे तुम्हारी टीम का सबसे स्ट्रांग मेंबर चाहिए, अगर वो हमारे ग्रुप में आ जाए तो हमारी स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगी। ये सुनते ही नेचुरल बोलता है, सर आप टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा जैसे आपने कहा। कॉल कट हो जाता है। कॉल कट होने के बाद नाचल आसपास खड़े सब लोगों को देखने लगता है। वो अपने मन में सोचता है कि इस ग्रुप में अगर कोई सबसे स्ट्रांग है तो वो हंसू ही है। फिर वो जिमिन की तरफ देखता है और सोचता है कि ये लड़की थोड़ी साइको टाइप है, क्योंकि एक स्किल के लिए बिना सोचे समझे किसी को भी मार सकती है। उसके बाद वो हीलर की तरफ देखता है और सोचता है कि ये हीलर बहुत लालची है। हीलिंग के अलावा इसने कभी किसी की हेल्प नहीं की और उल्टा सबसे मैजिक स्टोन्स ले लिए। आखिर में वो फैमिली मेंबर्स को देखता है और सोचता है कि ये लोग बिल्कुल यूजलेस हैं, क्योंकि इनमें से कोई भी इतना स्ट्रांग नहीं है कि ग्रुप ज्वाइन कर सके। नाचल अपने मन में डिसाइड करता है कि अभी के लिए रिक्रूटमेंट छोड़कर सिर्फ अपनी सेफ्टी पर फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है। इसी बीच हंसू नाचल के हाथ पर बने सिंबल को नोटिस करता है। हंसू सोचता है कि ये सिंबल एक मोनार्क का है। वो समझ जाता है कि जिसके हाथ पर ये सिंबल होता है वो उस मोनार्क का फॉलोअर होता है और इस सिंबल के थ्रू मोनार्क और उसका फॉलोअर कहीं से भी बात कर सकते हैं, बिल्कुल फ़ोन कॉल की तरह। हंसू अपने मन में सोचता है कि फिलहाल ज़्यादातर मोनार्क्स सेंट्रल आइलैंड पर गैदर हो रहे होंगे, क्योंकि सेकेंड ट्यूटोरियल में सेंट्रल आइलैंड सबसे इंपॉर्टेंट जगह है। वहाँ पर मोनार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स बनाने की कोशिश कर रहे होंगे ताकि उनकी स्ट्रेंथ बढ़ सके। हंसू सोचता है कि अगर उसे इन मोनार्क्स के साथ कम्पीट करना है तो उसे खुद को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाना होगा। इसी बीच हंसू एक और स्नेक को मार देता है। उसके बॉडी से मैजिक क्रिस्टल निकालकर अब्जॉर्ब कर लेता है। हंसू सोचता है कि अगर कोई चाहता है कि लोग उसे फॉलो करें तो सिर्फ लीडर बनना काफ़ी नहीं होता, उसके पास इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि लोग खुद समझ जाएं कि वही लीडर बनने के लायक है। थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि यहाँ काफ़ी सारे स्नेक्स मारे जा चुके हैं और उन सब के बॉडीज से मैजिक स्टोन्स निकल चुके हैं। ग्रुप के लोग आपस में बात करते हैं कि लगता है यहाँ सिर्फ स्नेक्स ही हैं, अभी तक कोई बड़ा मॉन्स्टर सामने नहीं आया, इसलिए अब वो इजीली मैजिक स्टोन्स अब्जॉर्ब कर सकते हैं। इसी बीच हंसू आगे चलता है और बुशेस को साइड करता है। तब दिखाया जाता है कि वहाँ एक बहुत बड़ा और पावरफुल एनाकोंडा स्नेक छुपा हुआ है। ये देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। लड़की का फादर हंसू से कहता है, हंसू, क्या तुम इस मॉन्स्टर से फाइट करने का सोच रहे हो? ये बहुत डेंजरस है और हम सब की जान जा सकती है। हंसू जवाब देता है, मैंने तुम लोगों से फाइट करने को नहीं कहा, मैं इस मॉन्स्टर से अकेला फाइट करूंगा, तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। ये कहकर हंसू वहाँ से आगे बढ़ जाता है। लड़की का फादर कहता है, हंसू प्लीज़ मत जाओ, वो मॉन्स्टर बहुत स्ट्रांग है और वैसे भी हम सब एक फैमिली जैसे हैं, अगर हम साथ रहेंगे तो एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हंसू सीधे शब्दों में जवाब देता है, हम फैमिली नहीं हैं, हम सब यहाँ स्ट्रेंजर्स हैं, अब से तुम लोग मुझे फॉलो मत करो, मैं जा रहा हूँ। हंसू के जाने के बाद सब लोग कुछ देर के लिए बिल्कुल चुप हो जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि अब क्या रिएक्ट करें। तब जिमिन धीरे से बोलती है, मुझे लगता है हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। हंसू उस मॉन्स्टर से अकेले फाइट करने जा रहा है। वो मॉन्स्टर काफ़ी पावरफुल लग रहा है। मुझे नहीं लगता वो अकेला उससे हैंडल कर पाएगा। या तो वो थोड़ी देर में वापस आ जाएगा या फिर वहीं मर जाएगा। कुछ सेकंड्स बाद सब लोग धीरे धीरे वहाँ से निकलना शुरू कर देते हैं। इसी बीच हंशुल थोड़ा पीछे रह जाता है। वो अपने मन में सोचता है, हंसू हम सब में सबसे स्ट्रांग है, उसके पास टैलेंट भी है और पावर भी।
अगर वो हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर ले तो हमारी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। तभी हीलर हंशुल के पास आता है और कहता है, तुम हंसू के बारे में सोच रहे हो, है ना? हंशुल थोड़ा सरप्राइज होकर बोलता है, हाँ, मैं सोच रहा था शायद उससे बात करनी चाहिए। हीलर थोड़ा हंसता है और कहता है, मुझे लगता है तुम्हें इस बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए। तुम लोग जब जब मेरे पास हील करवाने आए, हंसू एक बार भी मेरे पास नहीं आया। इसका मतलब दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो इतना स्ट्रांग है कि उसे किसी की मदद की ज़रूरत ही नहीं, या फिर वो इतना बेवकूफ़ है कि वो यहाँ ज़्यादा देर जिंदा नहीं रहेगा। हीलर थोड़ी देर रुक कर कहता है, लेकिन अगर वो बेवकूफ़ होता तो अब तक जिंदा ही नहीं होता। ये कहकर हीलर भी वहाँ से चला जाता है। हंशुल कुछ देर चुप रहता है और फिर अपने मन में सोचता है, शायद मुझे उसे रिक्रूट करने का आइडिया छोड़ देना चाहिए। अब मुझे भी यहाँ से निकलना चाहिए। अब सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं हंसू को, जो जंगल के अंदर उस जाइंट एनाकोंडा के सामने अकेला खड़ा होता है। हंसू बिल्कुल काम होता है। उसकी बॉडी लैंग्वेज से लगता है जैसे ये फाइट उसके लिए कोई नई बात ही ना हो। एनाकोंडा के हेड पर मैजिक स्टोन जैसे सिंबल्स बने होते हैं। हंसू उन सिंबल्स को ध्यान से देखता है और सोचता है, ये मॉन्स्टर अपना सिंबल चेंज कर सकता है। अगर ये डिफेंस सिंबल स्ट्रेंथ सिंबल में बदल गया तो इसका मतलब होगा ये अब मुझ पर अटैक करेगा। और वही होता है, एनाकोंडा का सिंबल चेंज हो जाता है। हंसू तुरंत समझ जाता है अब ये मुझ पर अटैक करेगा। अगली ही सेकंड एनाकोंडा पूरी स्पीड और पूरी ताकत के साथ हंसू पर झपटता है, लेकिन हंसू बहुत तेजी से मूव करता है और अटैक को डॉज कर लेता है। एनाकोंडा का अटैक एक पेड़ पर लगता है और पेड़ टूट जाता है। हंसू सिगरेट पे एक लास्ट ड्रैग लेता है और सोचता है, मुझे पता है इस कार्निवोरस बीस्ट को कैसे हराना है। इसके बाद वो देखता है कि एनाकोंडा धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहा है। स्नेक काफी तेज और अग्रेसिव लग रहा होता है। एनाकोंडा अचानक से हंसू पर जोर से अटैक करता है, लेकिन हंसू उस अटैक को बहुत आसानी से डॉज कर लेता है। स्नेक का अटैक एक पेड़ पर लगता है, जिससे पेड़ टूट जाता है। इसके बाद हंसू तुरंत मूव करता है और स्नेक के पास पहुंच जाता है। स्नेक हंसू को काटने की कोशिश करता है, लेकिन हंसू एकदम सही वक्त पर रुकता है और अचानक जंप करके स्नेक के ऊपर चढ़ जाता है। हंसू पूरी ताकत के साथ स्नेक के हेड पर अटैक करता है। ये अटैक इतना पावरफुल होता है कि एनाकोंडा वहीं मर जाता है। हंसू कामली बोलता है, इस स्नेक को मारना मुझे जितना मुश्किल लगा था उतना मुश्किल था ही नहीं। इसके बाद हंसू नोटिस करता है कि एनाकोंडा असल में अपने अंडे को प्रोटेक्ट कर रहा था। वो आगे बढ़ता है और वहां एक बड़ा सा अंडा देखता है। हंसू उस अंडे को उठाता है और ध्यान से देखने लगता है। हंसू सोचता है कि जिस स्नेक मॉन्स्टर को उसने मारा है उसके पास एक स्पेशल एबिलिटी थी और इसका बेबी भी वो एबिलिटी इनहेरिट कर सकता है। इसके बाद हंसू अपने पास से एक मैजिक स्टोन निकालता है और उस अंडे के सामने रख देता है। जैसे ही अंडा मैजिक स्टोन की स्मेल फील करता है, अंडा धीरे धीरे क्रैक होना शुरू हो जाता है। कुछ ही देर में अंडे के अंदर से एक छोटा सा बेबी स्नेक बाहर निकलता है। वो बेबी स्नेक काफी क्यूट होता है और बिल्कुल वीक लग रहा होता है। हंसू फिर अपने पास से 3 और मैजिक स्टोन्स निकालता है। बेबी स्नेक जैसे ही वो मैजिक स्टोन्स देखता है, वो काफी एक्साइटेड हो जाता है। हंसू कहता है, मुझे पता है तुम भूखे हो, इन्हें खा लो। बेबी स्नेक एक एक करके वो मैजिक स्टोन्स खा लेता है। हंसू बताता है कि ये बेबी स्नेक एक बहुत स्पेशल एबिलिटी रखता है। अगर बेबी स्नेक को 3 मैजिक स्टोन्स खिलाए जाते हैं तो वो उनके बदले 2 मैजिक स्टोन्स वापस दे सकता है, वो भी उस टाइप के जो उसे कहा जाए। इसी वक्त बेबी स्नेक अपने मुंह से एक मैजिक स्टोन निकालता है जो मैजिक स्टैट्स बढ़ाता है। हंसू बेबी स्नेक से कहता है, तुम मुझसे जितने चाहो मैजिक स्टोन्स ले सकते हो, बस बदले में मुझे वही मैजिक स्टोन्स देना जो मुझे चाहिए। बेबी स्नेक इस बात पर अग्री कर लेता है और हंसू के कपड़ों के अंदर चला जाता है। हंसू अपने मन में सोचता है कि अगर कोई और इंसान इस स्नेक के बारे में सुने तो उसे लगेगा कि 3 स्टोन्स देकर सिर्फ 2 मिलना एक बड़ा लॉस है। लेकिन हंसू के लिए ये लॉस नहीं था, क्योंकि इस वक्त उसके मैजिक स्टैट्स बहुत कम थे और इस बेबी स्नेक की मदद से वो अपने मैजिक स्टैट्स बहुत तेजी से बढ़ा सकता था। इस वक्त हंसू का सिर्फ एक ही गोल होता है, अपने मैजिक स्टैट्स को मैक्सिमम तक ले जाना। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम फैमिली मेंबर्स को देखते हैं। वो लोग एक जगह पर रुके होते हैं और लड़की का फादर हाथ में मैप पकड़कर खड़ा होता है। वो मैप को बार बार देख रहा होता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो अपने मन में सोचता है, इस मैप को देखने के बाद भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। अगर बाकी लोग हमें ऐसे छोड़कर ना जाते तो शायद हम यहाँ फंसे ही नहीं रहते।
मुझे किसी भी तरह सही रास्ता ढूंढना होगा ताकि मैं अपनी फैमिली को सेफली यहाँ से निकाल सकूं। तभी अचानक बुशेस के अंदर से एक आवाज़ आती है। ये आवाज़ सुनते ही सब लोग डर जाते हैं। लड़की का फादर बोलता है, कौन है वहाँ, सामने आओ। सबके दिमाग में अलग अलग ख्याल आते हैं। क्या कोई नया इंसान आया है या फिर कोई मॉन्स्टर छुपा हुआ है? तब दिखाया जाता है कि बुशेस के अंदर से हंसू बाहर आता है। हंसू को देखकर फैमिली मेंबर्स पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। लड़की का फादर हैरानी से कहता है, तुम बिल्कुल ठीक हो? क्या तुम उस मॉन्स्टर से भागकर आ गए? हंसू कामली जवाब देता है, मैं क्यों भागता, मैंने उस मॉन्स्टर को पकड़ा और उसे मार दिया। उसके बाद मैं यहाँ वापस आ गया। ये सुनकर लड़की का फादर अपने मन में सोचता है, मुझे पता था ये बंदा स्ट्रांग है, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि ये अकेला उस स्नेक मॉन्स्टर को मार देगा। हंसू फिर उनसे पूछता है, तुम लोग अभी तक यहीं क्यों हो, बाकी लोगों के साथ क्यों नहीं गए? इसके बाद एक प्रीवियस सीन दिखाया जाता है। वहाँ दिखाया जाता है कि लड़की का फादर गुस्से में कह रहा होता है, तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम हमें यहाँ अकेले छोड़कर कैसे जा सकते हो? तुम्हें पता है मेरे साथ मेरी फैमिली है, मुझे उनकी प्रोटेक्शन करनी है। तब नाचल गुस्से में बोलता है, अपनी बकवास बंद करो, तुम लोग हमारे किसी काम के नहीं हो। अब तक तुमने हमारी कोई हेल्प नहीं की, तो हम क्यों तुम्हारी फैमिली को प्रोटेक्ट करें? उसके बाद हीलर बोलता है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ उसी को हील करता हूँ जो मुझे मैजिक स्टोन्स देता है, और तुम्हारे पास मैजिक स्टोन्स नहीं हैं। फिर जिमिन कहती है, मुझे लगता है हमें अब निकल जाना चाहिए, तुम लोग काफ़ी ज़्यादा बातें कर रहे हो। इसके बाद सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। वापस प्रेजेंट सीन में आते हैं। लड़की का फादर ये सब याद करके गुस्से और दुख के साथ कहता है, वो लोग हमें यहाँ बिल्कुल अकेला छोड़कर चले गए, ऊपर से जिस रास्ते से हमें जाना था वो भी ब्लॉक कर दिया। इसी वक्त हंसू वहाँ से चलने लगता है। लड़की का फादर तुरंत बोलता है, हे हंसू रुको, मैं अभी बात पूरी भी नहीं कर पाया। हंसू जवाब देता है, मुझे तुम लोगों की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तब लड़की की माँ उस आदमी से धीरे से कहती है, क्या हमें इस आदमी को फॉलो नहीं करना चाहिए? हो सकता है इसे इस जगह के बारे में काफ़ी कुछ पता हो, शायद हम इसको फॉलो करके यहाँ से निकल सकते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि हंसू आगे चल रहा है और ये फैमिली उसके पीछे पीछे चलने लगती है। इसके बाद कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि हांसू कुछ मॉन्स्टर्स से फाइट कर रहा है। वो एक के बाद एक मॉन्स्टर्स को मार देता है। मॉन्स्टर्स को मारने के बाद हांसू उनके बॉडीज से मैजिक स्टोन्स निकाल लेता है। फिर वो ये मैजिक स्टोन्स अपने बेबी स्नेक को खिला देता है। इसके बाद दिखाया जाता है हांसू का स्टेटस विंडो। स्टेटस विंडो में ये दिखाया जाता है कि हांसू के मैजिक स्टैट्स अब 58 हो चुके हैं। हांसू अपने मन में सोचता है कि बेबी स्नेक की मदद से वो अपने मैजिक स्टैट्स बहुत तेज़ी से बढ़ा पा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि हांसू मॉन्स्टर्स की बॉडीज से अपने लिए खाना भी प्रिपेयर कर रहा है। वहीं थोड़ी दूर वो फैमिली मेंबर्स भी मौजूद होते हैं जो अभी तक हांसू को फॉलो कर रहे होते हैं। लड़की अपने फादर से कहती है, पापा ये इंसान बहुत स्ट्रांग है, बल्कि ये पहले से भी और ज़्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है। लड़की की माँ बोलती है, हाँ ये बात सच है, लेकिन मुझे खुशी है कि इसने हमें फॉलो करने से मना नहीं किया। तब लड़की अपने फादर से पूछती है, पापा क्या हमें भी मॉन्स्टर्स से फाइट करनी चाहिए? क्या हम भी उनके मैजिक स्टोन्स एब्जॉर्ब कर सकते हैं? लड़की का फादर जवाब देता है, नहीं, अगर तुम्हें चोट लग गई तो यहाँ कोई हीलर नहीं है, इसलिए हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। लड़की ये बात समझ जाती है और हाँ में सर हिला देती है। इसके बाद सब लोग फिर से हांसू को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद सब लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि हांसू एक टनल के अंदर चला जाता है। फैमिली मेंबर्स एक दूसरे को देखकर कहते हैं, क्या हमें इस टनल के अंदर भी जाना चाहिए? हो सकता है इस टनल के अंदर कोई पावरफुल मॉन्स्टर हो। लेकिन फिर भी वो हांसू के पीछे पीछे टनल के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर ये दिखाया जाता है कि ये टनल असल में इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता है। टनल के बाहर आते ही सब लोग देखते हैं कि यहाँ काफ़ी सारे लोग पहले से मौजूद हैं। ये देखकर फैमिली मेंबर्स काफ़ी खुश हो जाते हैं और कहते हैं, हमें लगा ही नहीं था कि ये टनल एक पैसेज है। इसी जगह पर नचल भी मौजूद होता है। हांसू को बिल्कुल सेफ देखकर नचल काफ़ी सरप्राइज्ड हो जाता है। वो अपने मन में सोचता है, क्या ये बंदा बिल्कुल ठीक है? इसका मतलब इसने वो स्नेक मॉन्स्टर सच में मार दिया। ये बंदा बहुत स्ट्रांग है, मुझे किसी भी तरह इसे अपने ग्रुप में लाना होगा। इसी वक्त वहाँ एक क्रीचर अपीयर होता है। वो क्रीचर बोलता है, क्या तुम लोग आखिरी हो? मैं तो इस रास्ता बंद करने ही वाला था। ये कहकर वो अपना चिट प्ले करता है। चिट प्ले होते ही टनल बंद हो जाता है। ये देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। क्रीचर हंसी के साथ कहता है, तो फ्रेंड्स, सेकंड ट्यूटोरियल के एक नए इवेंट में तुम सबका स्वागत है। वो आगे बताता है, इस इवेंट में तुम सबके पास एक एक टोकन होगा।
इन टोकन्स का यूज़ करके तुम लोग यहाँ मौजूद आइलैंड्स पर जा सकते हो। इस वक्त सबसे ज़्यादा लोग सेंट्रल आइलैंड और सदर्न आइलैंड पर हैं। क्रीचर आगे कहता है तुम लोगों को बोट्स दी जाएंगी, लेकिन ये बोट्स बिल्कुल लिमिटेड होंगी। फिर वो बताता है यहाँ टोटल 75 लोग मौजूद हैं और बोट्स सिर्फ 25 हैं। हर बोट में सिर्फ 3 लोग बैठ सकते हैं। क्रीचर कहता है बोट यूज़ करने के लिए तुम तीनों को अपना अपना टोकन यूज़ करना होगा। बोट तुम्हें अलग अलग आइलैंड्स पर ड्रॉप कर देगी। क्रीचर सब लोगों को रूल्स समझाता रहता है। वो कहता है कि हर एक इंसान के पास सिर्फ एक टोकन होगा और उस टोकन का यूज़ करके ही वो किसी आइलैंड पर जा सकता है। क्रीचर ये भी बताता है कि सेंट्रल आइलैंड सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग लोग वहीं पर जाने की कोशिश कर रहे होंगे। इसके अलावा सदर्न आइलैंड भी है जहाँ पर कुछ लोग ऑलरेडी मौजूद हैं। क्रीचर बोलता है जो लोग बोट मिस कर देंगे उनके लिए यहाँ रुकना बहुत डेंजरस हो सकता है, इसलिए अपना डिसीजन सोच समझ कर लेना। रूल्स सुनने के बाद पूरी जगह पर अफरा तफरी मच चकी होती है। लोग एक दूसरे के टोकन्स छीनने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं। कहीं लोग धक्के दे रहे होते हैं, कहीं लोग ज़मीन पर गिर चुके होते हैं, कहीं किसी का टोकन खो चुका होता है। क्रीचर दूर खड़ा ये सब शांति से देख रहा होता है। हंसू सोचता है कि इस आइलैंड पर सरवाइव करने का कोई चांस नहीं है। अगर जिंदा रहना है तो मुझे कोई स्पेशल आइलैंड चूज करके वहां जाना होगा, लेकिन ऐसा करने के लिए मुझे ज़्यादा टोकन्स चाहिए होंगे और ये टोकन्स मुझे इन लोगों से ही छीनने पड़ेंगे। इसी बीच एक आदमी हंसू के पास आता है और घुटनों के बल बैठ जाता है। वो कहता है हंसू प्लीज़ मेरी फैमिली को बचा लो, यहाँ सिर्फ तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। दोस्तों, ये आदमी वही है जो उस लड़की का फादर था। वो हंसू से कहता है हंसू तुम सबसे स्ट्रांग हो, सिर्फ तुम ही दूसरे लोगों से टोकन्स छीन सकते हो और मेरी मदद कर सकते हो। हंसू उस आदमी से कहता है मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें अपनी फैमिली को खुद प्रोटेक्ट करना होगा। हंसू उसे वहां से जाने को बोलता है, लेकिन वो आदमी मानने को तैयार नहीं होता। वो कहता है कि फ्यूचर में वो इस एहसान का बदला देगा, बस हंसू अभी उसकी मदद कर दे। तभी वहां एक और आदमी आता है। ये आदमी ईगल होता है। वो उस आदमी को एक ज़बरदस्त किक मारता है और उसके कॉलर से पकड़ लेता है। फिर वो हंसू से कहता है क्या तुम इस बेवकूफ़ की बातें ऐसे ही सुनते रहोगे? ऐसे लोगों की मदद करने से बेहतर है इनके टोकन्स छीन लो और इन्हें यहीं मरने के लिए छोड़ दो। फिर वो हंसू से कहता है हंसू मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रपोजल है। मैं चाहता हूँ तुम हमारे ग्रुप को ज्वाइन करो। मैं तुम्हें आइलैंड पर जाने के लिए टोकन्स भी दूंगा। वो अपने टीममेट्स के बारे में बताता है और कहता है मेरी टीम के सब लोग स्ट्रांग हैं, लेकिन तुम जितने पावरफुल नहीं, इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम हमारे ग्रुप को ज्वाइन करो और फ्यूचर में हमें हेल्प करो। इतना कहकर वो अपने हाथ पर बना मोनार्क सिंबल एक्टिवेट करता है। वो कहता है क्या तुम्हें ये मार्क दिख रहा है? ये सिंबल हमें हमारे लीडर ने दिया है। इस सिंबल के थ्रू हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं और एक दूसरे की लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। अगर तुम हमारे ग्रुप को ज्वाइन करते हो तो मैं अपने लीडर से कहकर तुम्हें भी ये सिंबल दिलवा दूंगा। सोचो, ये कोई बुरा डील नहीं है। हमारे ग्रुप को ज्वाइन करो और हम तुम्हें और भी स्ट्रांग बनने में हेल्प करेंगे। लेकिन हांसू बिना किसी हेजिटेशन के सीधा मना कर देता है। वो कहता है मुझे इसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, तुम जा सकते हो। ये सुनकर नाचल काफ़ी शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है क्या तुम हमारा ग्रुप ज्वाइन क्यों नहीं करना चाहते? क्या किसी और ने तुम्हें पहले ऑफ़र दिया है या फिर तुम ग्रुप्स की वैल्यू ही नहीं समझते? शायद तुम्हें पता नहीं है, लेकिन फ्यूचर में तुम्हें बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। अगर तुम किसी ग्रुप का हिस्सा होगे तो तुम्हें इतनी प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेंगी। हांसू ये सुनकर सोचता है मुझसे बेहतर ये बात कौन समझ सकता है। मैं पहले लकड़ी के ग्रुप का मेंबर था और हमारा ग्रुप सबसे पावरफुल माना था ग्रुप्स में से एक था। हमने मिलकर कई डेंजरस मिशंस कंप्लीट किए थे, लेकिन इस ज़िंदगी में मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। इस बार मैं दुनिया का सबसे स्ट्रांग इंसान बहुत जल्दी बनना चाहता हूँ। इसके बाद नाचल कहता है हांसू तुम काफ़ी रूड हो, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। वो ज़मीन पर एक टोकन फेंक देता है और कहता है ये टोकन मैंने इस आदमी से छीना है, तुम इसे रख सकते हो। मुझे अफसोस है कि मैं तुम जैसे टैलेंटेड इंसान को अपने ग्रुप में ऐड नहीं कर पाया, लेकिन ये ऑफ़र हमेशा तुम्हारे लिए ओपन रहेगा। जब चाहो ग्रुप ज्वाइन कर लेना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। टोकन को देखकर हंसू सोचता है ये इडियट, क्या इसे लगता है सिर्फ एक टोकन देने से मैं इसका ग्रुप ज्वाइन कर लूँगा? शायद ये खुद को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझता है। इसी बीच जैसे ही लोग ज़मीन पर पड़ा हुआ टोकन देखते हैं, बहुत सारे लोग उस टोकन की तरफ तेज़ भागने लगते हैं। उनमें से एक आदमी टोकन पकड़ लेता है, लेकिन जिस आदमी का वो टोकन होता है वो उस आदमी के पैर पकड़ लेता है और गिड़गिड़ाते हुए कहता है
प्लीज़ मेरा टोकन वापस कर दो, ये मेरा टोकन है। वो आदमी गुस्से में कहता है, चुप रहे बेवकूफ़, वरना मैं तुझे मार दूंगा। इतना कहकर वो अपना डैगर निकाल लेता है। तभी उस आदमी की बेटी उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, प्लीज़ मेरे पापा को मत मारो, उनका टोकन वापस कर दो। लेकिन अगले ही पल वो आदमी उस लड़की को उसकी गर्दन से पकड़ लेता है। वो कहता है, बकवास बंद करो और अपना टोकन भी मुझे दे दो। इतना कहकर वो अपने डैगर से उस लड़की को मार देता है। ये देखकर लड़की के माँ बाप बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। हंसू सोचता है, मैं इन लोगों की मदद करना चाहता था, मैं इनकी जान बचाना चाहता था, लेकिन मैं यहाँ इंटरफियर नहीं कर सकता। ये सब उस क्रीचर का प्लान है। इस इवेंट के दौरान मैं किसी की मदद नहीं कर सकता। अगर जिंदा रहना है तो दूसरों से लड़ना होगा, उनके टोकन्स छीनने होंगे। कोई भी अपना टोकन इतनी आसानी से देने वाला नहीं है, इसीलिए यहाँ बहुत सारे लोग एक दूसरे को मारेंगे। इसी बीच हंसू किसी की आवाज़ सुनता है। वो आवाज़ कहती है, आखिर तुमने हैंडशोल का ऑफ़र रिजेक्ट क्यों किया? ये आवाज़ जिमिन की होती है। जिमिन वहाँ आती है। हंसू कहता है, मुझे उस ग्रुप को ज्वाइन करने में इंटरेस्ट नहीं था। ये सुनकर जिमिन अपने ग्लव्स उतारती है और कहती है, मुझे लगा शायद तुमने इसलिए मना किया क्योंकि वो ग्रुप उतना स्ट्रांग नहीं है। तो मैं तुम्हें एक ऑफ़र देना चाहती हूँ। क्या तुम एक और ज़्यादा स्ट्रांग ग्रुप ज्वाइन करना चाहोगे? उसके हाथ पर भी मोनार्क का मार्क होता है, लेकिन हंसू बिना सोचे समझे उसे भी रिजेक्ट कर देता है। ये देखकर जिमिन थोड़ी सरप्राइज्ड होती है। वो कहती है, हे ये क्या है? मुझे लगा था तुम किसी स्ट्रांग ग्रुप को ज्वाइन करना चाहोगे, लेकिन तुमने मुझे भी मना कर दिया। शायद मुझे अब यहाँ से चले जाना चाहिए। जिमिन जाते जाते कहती है, यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हें अपने ग्रुप में शामिल करना चाहेंगे, लेकिन याद रखना, अगर कभी तुम किसी ग्रुप को ज्वाइन करो तो वो ग्रुप इतना पावरफुल होना चाहिए कि जब तुम्हें उनकी ज़रूरत पड़े वो लोग ज़रूर तुम्हारी मदद करें। इसके बाद सारी बोट्स एक एक करके वहाँ से निकल जाती हैं और अब सिर्फ एक बोट बची होती है। ये देखकर हंसू सोचता है, अब यहाँ बहुत कम लोग बचे हैं और उनमें से भी बहुत कम लोग अभी जिंदा हैं। मुझे लगता है मुझे इन सबको बचा लेना चाहिए था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर मुझे भी इस बोट का यूज़ करना है तो मुझे इन लोगों से टोकन्स लेने ही पड़ेंगे। इतना सोचकर हंसू अपना वेपन निकालता है और उन लोगों की तरफ चलने लगता है। हंसू अपने मन में कहता है, अब मुझे अपने दिल से ये बात निकालनी होगी कि मैं इन लोगों को बचा सकता हूँ। अगर मुझे खुद को स्ट्रांग बनाना है तो मुझे ये डिसीजन लेना ही होगा। हंसू का चेहरा बिल्कुल बदल जाता है। उसकी आंखों में कोई इमोशन नहीं होता। वो सब लोगों की तरफ देखता है और कहता है, तुम सबके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, मुझे अपने टोकन्स खुद से दे दो या फिर मैं तुम सबको मार कर तुम्हारे टोकन्स खुद ले लूँगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है। हंसू अकेला अपनी बोट पर होता है। वो बोट उस आइलैंड से दूर जा रही होती है। हंसू अपने पास पड़े क्रिस्टल्स निकालता है और उन्हें अपने बेबी स्नेक को खिलाता है। उसी वक्त वो क्रीचर भी वहाँ आता है। वो हंसू से कहता है, तुम काफ़ी इंटरेस्टिंग इंसान हो। मैंने सोचा था तुम लोगों को बचाने की कोशिश करोगे, लेकिन तुमने उनके टोकन्स छीन लिए। इंसान जो एक्सपेक्ट करता है वो कभी नहीं होता, हमेशा कुछ और ही होता है। इतना कहकर वो क्रीचर वहाँ से चला जाता है। हंसू सोचता है, ये क्रीचर समझ रहा है मेरा गोल लोगों को बचाना था, लेकिन सच ये है मेरा गोल खुद को सबसे स्ट्रांग बनाना है। मुझे पता है फ्यूचर में क्या होने वाला है और मुझे उसके लिए खुद को तैयार करना होगा। सबसे पहले मुझे सेंट्रल आइलैंड जाना होगा। इसके बाद सेंट्रल आइलैंड का सीन दिखाया जाता है। नैरेटर बताता है, सेंट्रल आइलैंड ट्रेजर से भरा हुआ आइलैंड है। यहाँ एक बहुत बड़ा कैसल है। इस कैसल के अंदर लोग अपने वुंड्स हील कर सकते हैं। कैसल के अंदर कई डंजन्स भी हैं जहाँ जाकर लोग मॉन्स्टर्स से लड़ते हैं और खुद को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाते हैं। यहाँ लोगों को पावरफुल आर्टिफैक्ट्स भी मिलते हैं। इस कैसल के बीच में एक बहुत बड़ा क्रिस्टल है। इस क्रिस्टल को प्रोटेक्ट करना सब लोगों की जिम्मेदारी है, क्योंकि हर दिन पावरफुल मॉन्स्टर्स की वेव इस कैसल पर अटैक करती है। इंसान और मॉन्स्टर्स दोनों के लिए ये जगह बहुत खतरनाक है। इसके बाद दिखाया जाता है कि कैसल पर स्केलेटन मॉन्स्टर्स का बड़ा अटैक होता है। बहुत सारे स्केलेटन मॉन्स्टर्स कैसल की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। उन्हें रोकने के लिए काफ़ी लोग डिफेंस में खड़े होते हैं, लेकिन ये मॉन्स्टर्स बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। डिफेंस कर रहे ज़्यादातर लोग काफ़ी वीक होते हैं। इसी वजह से ये स्केलेटन मॉन्स्टर्स उन लोगों को एक एक करके मार देते हैं। उसके बाद कैसल के अंदर का एक सीन दिखाया जाता है। एक आदमी कहता है, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो हम ज़्यादा देर तक मॉन्स्टर वेव्स को हैंडल नहीं कर पाएंगे, हमें कुछ रूल्स बनाने होंगे। तब दिखाया जाता है कि असल में यहाँ मौजूद सभी लोग मोनार्क्स हैं।
यहाँ हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम पार्क होता है। पार्क एमके क्लैन का मोनार्क होता है और ये वही पार्क है जो हैंडशोल का लीडर था। उसके बाद एक और आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम जुआन होता है। जुआन कहता है, तो तुम ये सब कैसे करने वाले हो और बाकी मोनार्क्स अभी तक यहाँ क्यों नहीं आए? तब एक खूबसूरत लेडी दिखाई जाती है जिसका नाम शाया होता है। शाया नोह क्लैन की लीडर होती है। शाया कहती है, मुझे नहीं लगता कि उनका यहाँ होना कोई काम का होता। वैसे भी सबसे स्ट्रॉन्ग मोनार्क्स यहीं मौजूद हैं, इसलिए उनसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं। इसके बाद एक और मोनार्क दिखाया जाता है जिसका नाम ली होता है। ली शायद किसी आसिन ग्रुप का मोनार्क होता है। ली पार्क से कहता है, पार्क, क्या तुम्हारे पास डिफेंस स्ट्रॉन्ग करने का कोई प्लान है? पार्क कहता है, ली, तुम भी जानते हो अभी सिर्फ कुछ ही लोग ग्रुप्स में शामिल हुए हैं। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी भी ग्रुप का हिस्सा नहीं बने हैं। इसलिए हमें जो भी करना पड़े, स्ट्रॉन्ग लोगों को अपने ग्रुप्स में शामिल करना होगा। ये सुनकर शाया कहती है, पार्क, क्या तुम्हें सच में लगता है वो लोग तुम्हारी बात मानेंगे? मुझे नहीं लगता वो बिना किसी फ़ायदे के हमारे ग्रुप्स ज्वाइन करेंगे। इस पर पार्क कहता है, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, शायद हमें इन लोगों को फोर्स करना पड़े। ली पार्क से कहता है, पार्क, शायद तुम्हें इस बारे में पता नहीं है, लेकिन जिस एरिया में डंजन मौजूद है वहाँ कुछ पावरफुल लोगों ने एक नया ग्रुप बना लिया है। इस ग्रुप का नाम बेसमेंट अलायंस है। इस ग्रुप के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लोग हैं और मुझे नहीं लगता कि हम उन्हें आसानी से हैंडल कर पाएंगे। ये सुनकर शाया काफ़ी टेंशन में आ जाती है। वो सोचती है, अभी हम लोगों की बहुत कमी है। कैसल को प्रोटेक्ट करने वाले हमारे ज़्यादातर लोग सीरियसली इंजर्ड हैं। वो अब फाइट करने की हालत में नहीं है। बेसमेंट अलायंस के अंदर बहुत पावरफुल लोग हैं, लेकिन अभी तक वो लोग आगे नहीं आए हैं। अगर वो हमारी मदद कर दें तो हम कम से कम 1 महीने तक कैसल को सेफ रख सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो लोग सिर्फ डंजन्स पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ बहुत पावरफुल आर्टिफैक्ट्स मिल रहे हैं। इसलिए हमें कुछ भी करके उन्हें अपनी साइड लाना होगा। अब तक जितनी भी मॉन्स्टर वेव्स आई हैं, हर वेव पिछली वेव से और ज़्यादा स्ट्रांग थी। इसी बीच जिमिन वहाँ आ जाती है। वो काफ़ी खुश होती है और शाया को बुलाती है। जिमिन शाया के पास जाकर कहती है, दीदी, तुम्हें पता है, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। ये सुनकर शाया कहती है, जिमिन, अभी मेरा मूड मजाक का बिल्कुल नहीं है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, प्लीज़ यहाँ से चली जाओ। लेकिन जिमिन कहती है, दीदी, शायद तुम्हें पता नहीं, एक आदमी ने बेसमेंट अलायंस के लोगों के साथ बहुत बुरा किया है। उसने उन सबको अच्छी तरह पीट दिया और उन्हें कैसल प्रोटेक्ट करने के लिए रेडी कर दिया है। ये सुनकर शाया बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है। वो कहती है, क्या? आखिर वो कौन है? इसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं एक आदमी किसी पर गुस्सा कर रहा होता है। वो कहता है, मैंने कहा था मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए रेडी हूँ, लेकिन आज नहीं। कल से मैं मॉन्स्टर वेव्स को रोकने में तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन आज मुझे फिर से डेंजर में जाना है, क्योंकि डेंजर में जाकर ही मैं खुद को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता हूँ। इतना कहते ही एक आदमी उस पर अपना वेपन से अटैक करता है। उस अटैक से वो आदमी वहीं गिर जाता है। तब हम देखते हैं एक आदमी सिगरेट पीता हुआ वहाँ खड़ा होता है। वो कहता है, तुम सब अपनी बकवास बंद करो। आज से तुम सब आने वाली हर मॉन्स्टर वेव से इस कैसल को प्रोटेक्ट करोगे, और जो भी मना करेगा मैं उसे मार दूंगा। उस गिरे हुए आदमी के पास जाकर वो आदमी खड़ा होता है और हम देखते हैं कि ये आदमी और कोई नहीं, हमारा हंसू होता है। हंसू का लुक बिल्कुल चेंज हो चुका होता है। तब एक और आदमी गुस्से में चिल्लाता है, बैस्टर्ड, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई हमें ऑर्डर देने की? क्या तुम्हें लगता है हम तुम्हारी बात मानेंगे? मैं तुम्हें अभी मार दूंगा। इतना कहकर वो अपने पास से एक आर्टिफैक्ट निकालता है। वो आर्टिफैक्ट असल में एक नाइफ होता है। वो आदमी बहुत तेज हंसू पर अटैक करता है। उसे आता देख हंसू सोचता है, इसका नाइफ काफ़ी अच्छा है, ये मेरे हाथ के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। जैसे ही वो आदमी हंसू के पास पहुंचता है, हंसू उसके पेट पर एक ज़बरदस्त पंच मारता है। वो यहीं नहीं रुकता। हंसू फिर उसके चेहरे पर एक और पावरफुल पंच मारता है और उस आदमी को ज़मीन पर गिरा देता है। ये देखकर वहाँ मौजूद सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। हंसू हंसी के साथ कहता है, अगर तुम में से कोई और भी मुझसे लड़ना चाहता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं फ़ाइट के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, लेकिन मैं ये गारंटी नहीं देता कि फ़ाइट के बाद तुम जिंदा बचोगे। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। आगे की स्टोरी और भी ज़्यादा इंटेंस होने वाली है। पावरफुल डीमंस, डेडली बैटल्स और हंसू का नेक्स्ट लेवल फॉर्म। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना
मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और ज़बरदस्त स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर और स्टे ट्यून्ड।